कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि एमपीएसआई मेंस की तैयारी के लिए मैं आप सभी को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें से एक है आपका पेपर 2 का पार्ट ए, जिसमें कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। इस इंटरनल सिक्योरिटी की मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। एक क्लास है जिसमें कि मैंने सिलेबस बताया है। अगली 4 क्लासेस जो हैं उसमें मैंने बताया है पहली तो आंतरिक और बाह्य चुनौतियाँ कौन-सी हैं हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे में मैंने बताया है जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है भारत की आंतरिक सुरक्षा पर। तीसरा वीडियो था उग्रवाद क्या है और चौथा उग्रवाद और विकास के बीच में संबंध था, जो आपके सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 टॉपिक थे। इसके बाद आज हम 5वें टॉपिक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर संगठित अपराध और संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध आपके सिलेबस का एक हिस्सा है और इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी की पूरी जितनी भी बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ में अगर आप ईएसबी के एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी जॉइन करना है। वेबसाइट भी मैंने डेवलप की है आप सभी के लिए, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो फीस के साथ, ज़ीरो एकदम मतलब कोई भी एक भी पैसा आपको नहीं देना है। वहाँ पर आप सारे टेस्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएँगी, टेस्ट मिल जाएँगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे संगठित अपराध क्या है और आपके टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक है कि संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संगठित अपराध क्या है। अब मज़े की बात ये है कि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि संगठित अपराध क्या है। लेकिन जब बात सिलेबस की आती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो में हम वही जो जानते हैं हम जिन चीज़ों के बारे में, उन्हीं को समझेंगे, बट एक सिस्टमैटिक वे में समझेंगे। अपराध क्या है? संगठित अपराध, इसकी परिभाषा क्या है? प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में अगर देखें तो इसकी क्या-क्या परिभाषाएँ दी गई हैं? प्लस कौन-कौन से कानून हैं इसको कंट्रोल में करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर संगठित अपराध क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत लंबे टाइम तक भारत में कोई भी कानून संगठित अपराध को लेकर नहीं था। तो फिर कब बना? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एमसीओसीए, जो कि 99 में लाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें पहली बार संगठित अपराध की बात की गई और इससे संबंधित कानून बनाए गए। इसका मतलब लगभग एक आधी दशक तक हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो कि संगठित अपराध के लिए कोई भी एक डिसीजन लेता हो या फिर उसको परिभाषित करता हो। तो कब बना ये? ये बना 1999 में, लेकिन आज अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हमारे पास 2023 में जो कि भारत सरकार के द्वारा बीएनएस लाया गया था, एक कोड है, आप सभी को पता होगा, भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत धारा 111, इसको याद करना बहुत आसान है, धारा 111 का संबंध किससे है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से। तो आप सभी को पता होना चाहिए एमपीएसआई मेंस जो है आपका, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वहाँ पे, ये भी आपको देखते चलना है। एमसीक्यूज़ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि बीएनएस 2023 की किस धारा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है? 111 में। तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे, तो उनके लिए यहाँ पर मैं फैक्ट आपको दे के फेंक के मारूँगा, जिससे आपके फैक्ट सारे के सारे कंप्लीट हो जाएँगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बहुत मज़ेदार है और बहुत ही याद करना आसान है इसमें। संगठित अपराध मतलब 2 या 2 से अधिक या फिर 1 या 1 से अधिक व्यक्ति जब समूह में क्या करते हैं, समूह में होके ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्या ऑर्गेनाइजेशन बना लें या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज़ होकर आर्थिक आर्थिक लाभ के लिए इनका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो संगठित अपराध है, उसका मुख्य उद्देश्य, अपराधी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ऐसी गतिविधियों से, गैर कानूनी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये भी कर सकता है कि धंधा करे या फिर कोई बिज़नेस करे और डेली 1000, 10,000 रुपए, 1 करोड़, 1 लाख कितने भी कमा सकता है। लेकिन इनको क्या करना है? गैर कानूनी गतिविधियाँ करना है। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? अपराध हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्यारी-सी छोटी-सी एक डेफ़िनेशन, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसके प्रकारों की बात करूँ तो प्रकार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता है कि मादक पदार्थों की तस्करी एक अपराध है। लेकिन किस प्रकार का है? ये है संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं कर सकता, इसको एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लोकल, जहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर लाना है किसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। तो यहाँ पर इसको इस पूरे जो यातायात है, इसमें बहुत सारे जो मिड एजेंट होते हैं, उनसे होकर गुज़रना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें जो भी होंगी, वो बहुत ही एक संगठित वे में होंगी। इसी को बोलते हैं संगठित अपराध। तो ये चीज़ मैंने बोला ना,
ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ये सब आपको पता है, बस हमने उनको कभी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मादक पदार्थों की तस्करी, जितने भी प्रकार की तस्करी हैं, वो भी संगठित अपराध के अंतर्गत आती हैं। हथियारों की तस्करी, वही। फिर मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, आप सभी को पता होगा, आज भी भारत में इसकी बहुत सारी शिकायतें, लगभग हर शहरों से जो छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, वो गायब हो रही हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है, मतलब लापता होते हैं, धीरे-धीरे उन पे कई महीने तक पुलिस स्टेशन पे जो कंप्लेंट है, एफआईआर है, वो डली रहती हैं। बहुत सारे इश्तिहार छपते हैं, लेकिन कभी भी जो बच्चे हैं वो पकड़े नहीं, मतलब उनको रिकवर नहीं किया जाता है। वैसे ही धन शोधन और हवाला, हवाला के बारे में हम समझेंगे आगे। एक वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट समझेंगे, ये है क्या और कैसे काम करता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझेंगे कि धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठित अपराध है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जो मनी है वो व्हाइट मनी होती है, कि उन्होंने जो भी कमाया है वो दुनिया को दिखाने के लिए व्हाइट मनी है। लेकिन व्हाइट मनी के तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी को क्या करते हैं, व्हाइट मनी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंदिरों में दान देना, ये क्या हुआ, आपने जो भी कमाया है उसका कुछ हिस्सा मंदिरों में या फिर मस्जिदों में या फिर किसी भी एनजीओ में क्या कर देना, दान कर देना, ताकि लोगों को ऐसे लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये व्हाइट मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। जबरन वसूली और अपहरण, जाली मुद्रा का कारोबार, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी, सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ा अपराध है जो कि संगठित अपराध के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी एक इनको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुल मिला के वो सारे के सारे अपराध जहाँ पर स्ट्रक्चर हो, एक ऐसा संगठन हो जो हर एक चीज अलग अलग लोगों को बाँट दे काम को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी की बात करें, किसी की भी बात कर लो, धन शोधन की बात कर लो, तो यहाँ पर एक एजेंट होगा इनका, जो कि उस धन को क्या करेगा, मार्केट में ले जाने का काम करेगा। फिर वो एजेंट के अंदर भी बहुत छोटे-छोटे एजेंट होंगे जो उस मनी को क्या करेंगे, सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को संगठित अपराध कहते हैं। पुरावशेषों और वन्यजीवों जितनी भी तस्करी है वो इसी में आएँगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन-कौन से संगठित अपराध के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन आएगा संगठित संगठित अपराध के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उसमें एक होगा चोरी, एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली चोरी, या फिर उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका कि जो चेन स्नैचिंग होती है, ये दिया रहेगा, और बाकी इनमें से कोई ऑप्शन दिए होंगे। तो कभी कभी तो ये भी संगठित अपराध में आ जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे छोटे समूहों के द्वारा या फिर चोरों के द्वारा किया जाता है, तो उतनी बड़े स्तर पे इसने प्रभावित नहीं किया है हमारी आंतरिक सुरक्षा को। तो जब कोई बड़ा संगठित अपराध किया जाता है तो उसको हम इसमें जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अपराधों की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनली चीज़ों को क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग्स की तस्करी होती है या फिर अंगों की तस्करी होती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। अब संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में सबसे पहले अंतर को समझना जरूरी है, संबंध हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। अंतर क्या है, मुख्यतः अंतर ये है, उद्देश्य का अंतर है। मैंने पहले ही बताया था कि इनका मुख्य उद्देश्य है इनका कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है। कैसा लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। जबकि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है डर फैलाना, डर फैलाना और अपनी धार्मिक राजनीतिक हितों को पूरा करना। ये इनका पूरा, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं प्रसिद्धि की बात करें तो ये लोग क्या गुप्त काम करते हैं, ये चाहते हैं कि मीडिया के सामने इनका नाम ना आए। जबकि ये क्या चाहते हैं, इनकी इनको तो खौफ ही फैलाना है दुनिया में। ये तो मतलब कहीं पे आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले मतलब इनके अंदर होड़ मच जाती है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये चाहते हैं कि इनको प्रसिद्धि मिले। लक्षित वर्ग क्या है, दोनों का ही लक्षित वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विशिष्ट लोगों को निशाना बनाते हैं, जबकि ये अक्सर निर्दोष और आम लोगों को, जैसा कि हमने अभी देखा पहलगांव हमले में, और इसका जो हमला होता है जैसे सुपारी किलिंग जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई या फिर अपहरण हो गया। वेब सीरीज तो देखी ही होगी आपने। अरे भाई, पढ़ाई में कम मन लगता है तुम्हारा, पता है मुझे। दोनों के बीच संबंध के मुख्य आधार क्या है, की लिंकेज। अब देखो संबंध कहाँ से बनता है, जितने भी आतंकवादी समूह हैं, जितने भी आतंकवादी समूह हैं, ये सारे, इनके लिए अगर मैं कहूँ जीवन रक्षा की बात करूँ तो जीवन रक्षक की तरह काम करता है मनी। अगर इनकी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इनकी जो फंडिंग है उसको रोक दिया जाए, जितने भी आतंकवादी समूह हैं ये खत्म हो जाएंगे। अगर आपको आतंकवादी संगठनों को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी फंडिंग को खत्म करना पड़ेगा। अब आप सभी को पता होगा कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है,
क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बात सोचिए कि अगर लश्कर-ए-तैयबा अगर कहीं पे बहुत बड़ा बम विस्फोट करता है, तो क्या उसके पास खुद के पास इतने संसाधन हैं? नहीं। तो इनके पास बहुत सारे ऐसे संगठित ग्रुप होते हैं या फिर जो जिनको बोलते हैं कार्टेल्स, क्या होते हैं? कार्टेल्स होते हैं जो क्या करते हैं इनको फंडिंग पहुँचाने की क्या करते हैं? मदद पहुँचाने की क्या करते हैं? काम करते हैं। अब इन कार्टेलों को इनको फ़ायदा क्या होता है? इनको फ़ायदा होता है उस लोकल एरिया में क्या प्राप्त होता है इनको? इनको मदद प्राप्त होती है किसी भी प्रकार की तस्करी करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस टाइप की मूवीज़ देखते हैं जैसे कि धुरंधर हो गई या फिर जितनी भी इस टाइप की मूवीज़ होती हैं जैसे कि नार्कोटिक्स से संबंधित कौन-सी वो वेब सीरीज़ है जल्दी से कमेंट करके बताओ, पता है तुम्हें? तुम लोग बहुत होशियार हो, पढ़ाई में कम मन लगता है, ठीक है? तो ऐसी अगर वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हथियारों की आपूर्ति, ये भी इसके अंतर्गत आता है। जाली मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पे ही तो काम चल रहे हैं इन लोग के सब। जैसे भारत की अगर मैं बात करूँ तो जो नोटबंदी हुई थी तो उसका रीज़न बताया था सरकार ने कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए ही नोटबंदी ला रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। जाली मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया गया था। रसद और सुरक्षित नाहगार, ये तो हमेशा से ही होता है। तो ये हो गई बात कि इनके बीच में संबंध क्या है। संबंध समझना बहुत आसान है। संबंध को समझने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आतंकियों को विदेशी फंडिंग कम हो जाती है, तो वे किडनैपिंग और बैंकिंग डकैती जैसे अपराध करने लगते हैं। तो वही आतंकवादी समूह क्या बन जाते हैं? संगठित अपराध में भी बदल जाते हैं। वही अपराधी समूह आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं जैसे कि ड्रग कार्टेल। अगर मैं बात करूं केजीएफ की बात करूं जो जो आप देखते हैं मूवीज की बात करूं अगर आप बात करें पुष्पा की आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हो तो इसलिए मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये जो कार्टेल्स आप सुनते हैं कि पुष्पा अलग-अलग कार्टेल्स से क्या करता है नेगोशिएशन करता है बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो कार्टेल्स होते हैं कई बार ये लोग क्या करते हैं कानून तो तोड़ते ही हैं, कई बार ये लोग नुकसान पहुँचाते हैं किसको आम नागरिकों को भी। तो यही आतंकवादी समूह बन जाते हैं। तो ये हो गई बात इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन है। ये है आतंकवाद और ये है संगठित अपराध। तो संगठित अपराध कब आतंकवाद में बदल जाता है ये हमको समझ में नहीं आता है। वैसे ही आतंकवाद कब संगठित अपराध में परिवर्तित हो जाता है ये कोई नहीं बोल सकता है। मतलब इनके बीच में एक थिन लाइन है, वो कभी भी मतलब वो धागा की जैसी जो रेखा बनी है वो कभी भी क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है। स्वरूप में बदलाव ये हमने देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट भारत में प्रासंगिकता और मुख्य उदाहरण। तो भारत के संबंध में बात करें तो 1993 के जो मुंबई बम ब्लास्ट जिनको सीरियल ब्लास्ट बोलते हैं इसमें ये देखा गया था कि आईएसआई की मदद और मुंबई में जो आरडीएक्स उतारे गए थे इनमें बहुत सारे संगठित अपराध से संबंधित कार्टेल्स थे। ठीक है। वैसे ही अगर मैं 26/11 की बात करूं तो क्या इतना बड़ा हमला लोकल्स की मदद के बिना हो सकता है क्या? नहीं। लोकल्स किसकी? लोकल्स इन्हीं कार्टेल्स की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी लोकल कार्टेल होते हैं वही मदद करते हैं। वैसे ही अगर पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर भी ड्रोन की बात करें ड्रोनों से क्या होता है तस्करी होती है। जिसमें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ड्रोन से ही क्या करते हैं ड्रोन ड्रॉपिंग बोलते हैं इसको। ड्रोन से ऊपर से बड़े-बड़े पैकेट गिरते हैं जिसमें कि ड्रग्स होते हैं और वो सीमा पार क्या होती है तस्करी होती है। पूर्वोत्तर भारत में अगर बात करूँ तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है आपको। भारत में संगठित अपराध क्यों प्रासंगिक है? गोल्डन क्रिसेंट मैंने बताया था अर्धचंद्राकार जो गोल्डन अर्धचंद्राकार है ये कहाँ पे है? भारत के इस वाले पार्ट में है। वैसे ही अगर इस तरफ बात करूँ मैं नॉर्थ ईस्ट में तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। समझ लेना थोड़ा-सा। तो यहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल है। क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। तो वहाँ से भी यहाँ पर क्या होती हैं संगठित अपराध में वृद्धि हो देखने को मिलती है। छिद्रपूर्ण सीमाएँ हैं, मतलब कटी-छटी हुई ऐसी सीमाएँ हैं जो कि तस्करी को बढ़ावा देने का काम करती हैं। निपटने के उपाय क्या हैं? कठोर कानूनी ढाँचा होना चाहिए, एजेंसियाँ होनी चाहिए जैसे कि एनआईए, ईडी और एनसीबी। वैसे ही अगर मैं सीमा प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर एंटी ड्रोन तकनीक होनी चाहिए जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो भार्गवास्त्र एक ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि भारत सरकार के द्वारा या फिर भारत जो डीआरडीओ है इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वैसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। भार्गवा भार्गवास्त्र के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी डीआरडीओ के द्वारा क्या किया जा रहा है लॉन्च किया जा रहा है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ यूएन के कदम की बात करूं तो यहाँ पर कुछ संगठन हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्या करते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनटीओसी। इसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
तो ये किस लिए बनाया गया है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था पलेर्मो कन्वेंशन 2000 में। इसके खिलाफ सबसे बड़ा क्या है, जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एफएटीएफ, इसके बारे में आपने हमेशा सुना होगा। क्या है भाई एफएटीएफ? एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है? दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने की के लिए एक काम करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है, यूनिट है। अगर आपने इंटरपोल का नाम सुना हो, इंटरपोल, तो वो इसी के साथ क्या करती है? समन्वय करके काम करती है। एफएटीएफ का क्या करता है? ये देशों को, अलग अलग देशों को, उनमें होने वाले अपराधों के आधार पर अलग अलग लिस्ट में बांटने का काम करता है। जैसे ब्लैक लिस्ट करना, या फिर ग्रे लिस्ट करना, या फिर व्हाइट लिस्ट, या फिर ब्लू, ऐसे करके बहुत सारी लिस्ट बनाई गई हैं एफएटीएफ के अंतर्गत। तो उसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका संबंध आप समझ गए होंगे किससे होगा? इंटरपोल। ये देखिए, ये वैश्विक पुलिस के बीच समन्वय और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अहम भूमिका निभाता है। इंटरपोल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये भारत में सीबीआई के साथ क्या करता है? समन्वय बनाकर क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर मैं भारत में बात करूं कानून की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जिसका नाम है धन संशोधन निवारण अधिनियम, पीएमएलए। इसके बारे में पिछली वीडियोस में भी मैं बात कर चुका हूँ। सारे के सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमपीएसआई मेंस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या, पीएमएलए एक्ट के बारे में बात करें तो ईडी क्या करता है? पीएमएलए एक्ट को जांच करने का एकमात्र अधिकार इसको दिया गया है, और हमेशा ये भी कई बार जांच के घेरों में आ जाता है। जो इसकी कार्य करने की शैली है, वो कई बार प्रश्न उठाती है कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं। संपत्ति की कुर्की के पूरे अधिकार किसको दिए गए हैं? ईडी को दिए गए हैं। कठोर जमानत की शर्तें रखी गई हैं जिससे कि पीए जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका जा सके। सबूत का भार किसको दिया गया है? आरोपी को ही सौंपा गया है। मतलब अगर आरोपी निर्दोष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीएमएलए एक्ट है। कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अनुसूचित अपराध, तो यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य कानून के तहत अपराध करके पैसा कमाता है। तो दो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, एनडीपीएस और यूएपीए, तो ये आपको देख लेना है। सजा की बात करूं तो इसमें सजा ज़्यादा कठोर नहीं रखी गई है, 10 साल की सजा है इसमें, तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है। आगे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो यहाँ पर डेली करंट धमाका क्या है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाकर मेरी वेबसाइट पर, जो कि मैंने खुद ही डेवलप की है, उसमें आपको क्या करना है, डेली मैं करंट अफेयर सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को का मौका मिलेगा। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से जाके वो क्विज भी आपको लगाना है वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो बीएनएस 2023 धारा 111 पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था एनआईए के द्वारा। वैसे ही नार्को टेररिज्म और ड्रोन ड्रॉपिंग हमेशा देखने को मिलती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में। एफएटीएफ और भारत की बात करें तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पीएमएलए नियमों को और कड़ा करने के लिए, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी के साथ लगभग जो पूरा ये टॉपिक है ये हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो में एमसीक्यूज नहीं डाले हैं। अगले वीडियो में हम 40 या 50 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको पूरे के पूरे फुल लेंथ टेस्ट यहाँ से मिलने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही रहेंगे। सारे के सारे इंटरनल सिक्योरिटी के टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा मेरी वेबसाइट पर। तो अगर अभी तक आपने मेरी वेबसाइट को जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। और जितने भी टेस्ट मैंने डाले हुए हैं प्रीमियम क्वालिटी के टेस्ट हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और साथ में जो करंट अफेयर धमाका है वो भी आपको जाके देखना है। 10 क्वेश्चन है, लगाइए और कमेंट करके बताइए अपना स्कोर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेविंग वाली स्क्रीन नहीं है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।